ये हमारा चल रहा है। स्टैट्यूटरी बॉडीज में और कौन कौन सी बॉडीज हो चुकी हैं? देखो एक तो ह्यूमन राइट हो गया हमारा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और कौन सा हो गया है? ये सूचना आयोग ये चल रहा है, सूचना आयोग ये चल रहा है, और कौन सा है? और कौन सा होगा? बस इतने ही हुए तो आयोग के काले होते हैं। अगला कौन सा? सूचना आयोग आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सहयोग में है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में जो जो चीज हम देख ली एक बार पहले इसको देख लेते, ये चल रहा है स्टार्ट हो नहीं हुआ। जब केंद्रीय सूचना आयोग में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? केंद्रीय सूचना आयोग ने देख लिया कि केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना की गई थी ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। इसकी स्थापना जिस एक्ट के माध्यम से की गई थी वो कौन सा था? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कब लाया गया था? 2005 में। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के माध्यम से एक आयोग गठित किया गया। कौन सा? केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में आयोग गठित किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के माध्यम से। जब एक्ट के माध्यम से हो गया कैसी बॉडी हो जाएगी? स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। इसके अलावा इसमें नोट दे दिया था कि सूचना आयोग के बारे में कि जो आरटीआई एक्ट है ये किसके बारे में प्रावधान करता है? एक अध्यक्ष इसमें और मैक्सिमम 10 सदस्य तक, 10 सदस्य तक इसमें हो सकते हैं। इतने के कॉन्सेप्ट के बारे में प्रावधान करता है आरटीआई एक्ट। इस अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में आपको बताया था। इनकी नियुक्ति के बारे में पूछा गया, इनकी नियुक्ति इनकी कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेंगे इसके लिए कमेटी इसकी सिफारिश देती है, यानी कि नियुक्ति समिति, एक समिति बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? नियुक्ति समिति। इस नियुक्ति समिति में कौन कौन शामिल होता है? बता दें ये लिखा था। इसकी नियुक्ति समिति तो कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के अलावा दूसरे एक कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनको प्रधानमंत्री मनोनीत करते हैं, कोई से भी कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति और होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता। इन 3 लोगों की कमेटी जिस व्यक्ति का नाम रिकमेंड करती है राष्ट्रपति उनको क्या करते हैं? या तो इंफॉर्मेशन कमीशन का अध्यक्ष या फिर उसके सदस्य बना देते हैं। इस कमेटी के बारे में ध्यान रखना है। इसमें और मुख्यमंत्री ने कोई भी कैबिनेट मंत्री चल सकता है जिसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर देंगे। तो 3 लोगों की कमेटी होगी। ये कौन है? प्रधानमंत्री, दूसरे एक कैबिनेट मंत्री और तीसरे लोकसभा विपक्ष के नेता। इन 3 लोगों के द्वारा जिनका नाम सुझाया जाएगा राष्ट्रपति उन्हीं को क्या करेंगे? या तो अध्यक्ष या फिर सदस्य के रूप में बना देंगे। और अगर बात करें इसके नियुक्ति के अलावा इनके कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल तो कार्यकाल किस पर डिपेंड करता है? केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल कितना डिसाइड कर रखा है? बताओ। 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा उतना कार्यकाल होता है किसका? चाहे अध्यक्ष का या फिर अन्य सदस्यों का। इस 3 वर्ष से 65 वर्ष की आयु से पहले कैसे पद खाली हो सकता है? या तो ये अपना इस्तीफा सौंप दें, या फिर अचानक मृत्यु हो जाए, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाए। राष्ट्रपति द्वारा हटाना, राष्ट्रपति कैसे हटाते हैं? हाँ, साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट जैसी रिकमेंडेशन देगा उस आधार पर राष्ट्रपति को क्या कर देंगे? हटा देंगे और इनसे पहले भी इनका कार्यकाल हो जाएगा समाप्त। पुनर्निर्वाचन के मतलब दूसरी जगह पर रोजगार के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर यहाँ से इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो दूसरी जगह पर कहीं किसी नाम के पद पर ये लोग नहीं रह सकते। इतनी चीजें होंगी हमारी इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। इसके अलावा और आपको अगर बात करें इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में तो उसके कार्य, इंफॉर्मेशन कमीशन के अगर कार्य की बात करें तो इंफॉर्मेशन कमीशन को जो शक्तियां मिलती हैं वो मतलब जो हमारा सूचना अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये डायरेक्टली कहां से निकल के आता है? आर्टिकल 19(a)(a) इसमें कौन सा अधिकार है? अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अधिकार निकल के आता है। और इसी अभिव्यक्ति के अधिकार में से आगे चल के हमको क्या जानने को मिलता है? जानने का अधिकार, जानने का अधिकार, राइट टू नो तो क्या कहते हैं? राइट टू नो। जब कोई
ये बता सकता है कि आर्टिकल 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन से अधिकार शामिल हो जाते हैं, कौन कौन से अधिकार और आ जाते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। और कोई किसी का नाम बता दो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बोलने के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल होते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता देगा। और क्या था, चार सात करने का चार पेशी मार जाएगा। और अलग अलग है दोनों, वो संसदीय विशेष अधिकार में कर लेंगे, वो संसदीय विशेष अधिकार में रहते हैं। संसद में कुछ बोलने का इंटरनेट ये भी आप कह सकते हैं। और विज्ञापन करने का अधिकार, नाम बोलने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, ये सब किसमें आ जाते हैं, इसी में तो आ जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति ना करने का अधिकार भी शामिल है। हम लोग जो ध्वजारोहण कार्यक्रम करते हैं, ध्वज फहराते हैं घर के बाहर वगैरह, वो सब क्या था, इसी में तो आ जाता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, ये तो करते नहीं करते। ये कौन से आर्टिकल में आ जाता है, 19(1)(a) में। अब बोलेंगे तब जब कुछ पता होगा, जानने का अधिकार, तो जानने का अधिकार भी डायरेक्टली कहां से निकल के आता है, इसी से निकल के आता है। तो इन्हीं दोनों को फुलफिल करने के लिए आगे क्या होगा, सूचना का अधिकार। भाई जानेंगे तो तब जब हमको कोई ना कुछ सूचना मिलेगी, तो सूचना के अधिकार के लिए एक्ट बना दिया गया। वो एक्ट कौन सा है, सूचना का अधिकार अधिनियम। क्वेश्चन आ जाएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये तो मौलिक अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार कैसा हो जाएगा, ये हमारा कानूनी अधिकार होता है, ठीक है, इसके कानून लाया गया है। तो इसके कार्य के तौर पे अगर बात करें तो लोगों को सूचना उपलब्ध कराना, ताकि लोगों के जो हमारा लोकतंत्र को मजबूती मिल रहे। तो लोकतंत्र कैसे कार्य करेगा, जब सूचना उपलब्ध होगी तभी तो कार्य करेगा। पता होगा तभी तो नेताओं से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सूचना उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है, ये कार्य किसका है, सूचना आयोग का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे, जैसे मान लिया ऐसे समझो कि आप हैं, आप एक आपके पड़ोसी हैं, दो लोग हैं, ये और दो लोग हैं, ये दोनों ही लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दोनों लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इनका सिलेक्शन हो गया, इनका सिलेक्शन हो गया, ये का सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसा लगता है कि ये पढ़ता लिखा नहीं करते, 24 घंटे का कोई क्या फ्री फायर वगैरह वो खेलता रहता था मोबाइल में, ये पढ़ाई लिखाई तो करता है, या तो फ्री फायर कर रहे हैं, ऐसे स्क्रॉल करता रहेगा, रील्स वगैरह वो देखता रहेगा। इसका कैसे सिलेक्शन हो गया, लेकिन सिलेक्शन तो हो गया, ठीक है। अब आपको ये तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ तो लग रही है, लेकिन कैसे पता करें कि इसका सिलेक्शन कैसे हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके विभाग में एक आरटीआई दायर करेंगे, इसके विभाग में एक आरटीआई दायर करेंगे और उस विभाग से पूछेंगे कि कौन सा एग्जाम दिया, कब एग्जाम दिया, कितने नंबर आए, कितने कट ऑफ थी, सब बताओ। तो इनके विभाग को बताना पड़ेगा कि हाँ इन्होंने किस वर्ष के बाद ऐसे ऐसे करके एग्जाम दिया था और इतने इतने नंबर आए थे और इतनी कट ऑफ हुई थी, इतने नंबर से इनका सिलेक्शन हुआ है, अगर नहीं हुआ होगा तो सही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो मना कर देते हैं ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं, नो रिकॉर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे में इनका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, इनका रिकॉर्ड अनफाउंड हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सूचना का अधिकार। किसी प्रकार की सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से, जैसे और भी कई तरीके, किसी भी तरीके से। कहीं पर कोई सड़क बन गई, कोई सड़क बन गई, उस पर पैसा तो दिखा दिया सरकार ने कितना पैसा हुआ, लेकिन कभी अगर मान लीजिए उसने ना दिखाया, किसी विभाग ने अगर ना दिखाया कितना पैसा हुआ, तो आप क्या करेंगे, किसी विभाग में काटिया दायर करेंगे और पूछेंगे जो निर्माण कार्य हुआ है इसमें कितना कैसे कैसे पैसा खर्च हुआ। तो ये सब जानकारी लेना, ये सब जानकारी लेने के लिए जो अथॉरिटी है, अगर वो अथॉरिटी आपको जानकारी ना दे, जैसे आपने इनके विभाग से पूछा कि बताओ कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ, उन्होंने अगर जानकारी नहीं दी, तो ऐसे में आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग क्या करेगा, इनके विभाग पर कार्यवाही कर देगा। 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है। इस अथॉरिटी पर इनका जो विभाग है जिसने सूचना नहीं दी है, उस अथॉरिटी पर 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है और ये जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपया तक का हो सकता है। जुर्माना मिलेगा किसे, है उस व्यक्ति को मिलेगा। हाँ हाँ, उसमें से ये कहा जाता है कि सरकार का जो ट्रेजरी विभाग होता है, ट्रेजरी में चला जाता है, और जो उस व्यक्ति का खर्चा हुआ वो उस व्यक्ति को मिल जाता है। लेकिन ये उसकी अथॉरिटी है, उसकी जेब में तो चला ही जाएगा। तो ऐसे जुर्माने से बचने के लिए क्या करते हैं, सूचना उपलब्ध कराते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, केंद्रीय सूचना आयोग।
केंद्रीय सूचना आयोग में पहला पॉइंट ध्यान रखना है, कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं, और अगर बाकी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये नियुक्ति समिति की सिफारिश पर नियुक्ति समिति में कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, जिनको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता हो जाएंगे, विपक्ष ना हो तो सबसे बड़े दल के नेता को इसकी क्या ट्रीट कर देंगे। ये तीन लोगों की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, इन लोगों को नियुक्त कर देंगे। कार्यकाल पूछा जाए तो फिलहाल तो केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है। 2019 से संशोधन हुआ था और ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगा कितना होता है। सरकार ने कितना डिसाइड कर रखा है, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये इनका कार्यकाल होता है। इनको जो हमारा सूचना का अधिकार है डायरेक्टली कहां से निकल के आता है, आर्टिकल 19(a) से 19(a) में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या निकल के आता है, राइट टू नो, जानने का अधिकार, ये निकल के आता है। 3 वर्ष से 65 वर्ष की आयु से पहले पद कैसे समाप्त हो जाएगा, या तो इस्तीफा दे दें या मृत्यु हो जाए या फिर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर। इनके वेतन भत्तों की अगर बात करें, वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते किसके समान मिलते हैं, निर्वाचन आयुक्त के समान मिलते हैं। निर्वाचन आयोग यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जितना वेतन मिलता है उतना ही किसको मिलेगा, मुख्य निर्वाचन मुख्य सूचना आयुक्त को मिलेगा। और बाकी इसके सदस्यों को जितना वेतन मिलता है उतना ही वेतन किनको मिलेगा, इन 10 को। ठीक है, तो इसके वेतन भत्ते पूछना किसके समान होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। नोट कर लो कहां तक लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ है, कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं। देखो ये नियुक्ति समिति लिखी हुई है, लिखी हुई है नहीं लिखी, लिख लो उसके आगे नियुक्ति लिखी, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल वो लिखा हुआ है। ठीक, तो नियुक्ति समिति लिख लो। अगला पॉइंट लिखो, ऐसे करके लिखो, सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर, नियुक्ति समिति, नियुक्ति समिति की सिफारिश पर सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर, नियुक्ति समिति सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर की जाती है, की जाती है। इस नियुक्ति समिति में, इस नियुक्ति समिति में निम्नलिखित लोग, इस नियुक्ति समिति में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं। इस नियुक्ति समिति में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री। नंबर 1 प्रधानमंत्री। नंबर 2 प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री। लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता। सूचना आयोग के कार्य, सूचना आयोग के कार्य, सूचना आयोग के कार्य। इसलिए नंबर 1, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनुच्छेद 19(a) लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनुच्छेद 19
1A के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार के रूप में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है, शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जानने का अधिकार, राइट टू नो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जानने का अधिकार, राइट टू नो, और सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राइट टू नो और राइट टू इंफॉर्मेशन जरूरी है, जरूरी है। जब कुछ अपने आप कोई चीज सर्च करते हैं उसको क्या होता है, राइट टू नो। अगर कोई सामने वाला हमें कोई चीज बता रहा है उसको क्या होता है, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे पहले हम हैं, हमने कोई चीज पढ़ी, ठीक है, अपने आप पढ़ी, वो क्या हो गया, राइट टू नो, हम उसको अपने आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग यहाँ बैठे, हम आपको कुछ पता लेके हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। दूसरा हमें कोई चीज दे रहा है तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। अपने आप किसी चीज को सर्च करने का प्रयास करते हैं उसको क्या कहते हैं, नो, जानना कहते हैं। तो दोनों में बेसिक सब थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। दोनों का आउटपुट एक ही है, जानकारी उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला पॉइंट, किसी अधिकार की सुरक्षा के लिए, किसी अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत की सर्वोच्च संस्था, किसी अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है। भारत की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सूचना आयोग है। अगला प्रश्न, यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराता, समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराता, तो उस पर 250 रुपया प्रतिदिन, तो उस पर 250 रुपया प्रतिदिन का जुर्माना, 250 रुपया प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। जो अधिकतम 25,000 रुपया, जो अधिकतम 25,000 रुपया तक हो सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपया तक हो सकता है, ठीक है। ये हमारा केंद्र का सूचना आयोग हो गया। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा कहाँ का आएगा, राज्य सूचना आयोग। अगला हमारा कौन सा रहता है, राज्य सूचना आयोग। वो भी ऐसे काम करता है जैसे हमारा केंद्र का काम करता है, ऐसे राज्य का काम करता है। कोई अगर सूचना अगर उपलब्ध करानी है, मांगनी है, तो पहले अधिकारी से प्राप्त करेंगे, और अधिकारी अगर नहीं सूचना उपलब्ध कराता है, यानी कि वो अथॉरिटी अगर सूचना उपलब्ध नहीं कराती है, तो अपील लेके जाएंगे राज्य में, राज्य से कहाँ लेके जाएंगे,
केंद्र वाले में। तो अगला हमारा कौन आ जाता है, राज्य सूचना आयोग। अगला आता है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के बारे में अगर बात करें तो राज्य सूचना आयोग कैसी बॉडी हो जाएगी, ये भी स्टेट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। ये भी हमारी एक स्टेट्यूटरी सांविधिक संस्था है। और अगर बात करें राज्य सूचना आयोग के बारे में, इसके लिए वही एक्ट लाया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसी के माध्यम से केंद्र के स्तर पे सीआईसी और राज्य के स्तर पे राज्य सूचना आयोग इसका गठन किया गया था। इसका भी सिस्टम वैसे ही चलता है। इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 10 सदस्य होंगे, अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। और इन सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। कहाँ पे कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राज्य वाले अगर बात करें तो इन सबकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। और राज्यपाल करेंगे एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर, नियुक्ति समिति की सिफारिश पर। इस नियुक्ति समिति में कौन कौन होंगे बता दो, पहले कौन होंगे, मुख्यमंत्री, दूसरे सीएम द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट मंत्री, सीएम द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट मंत्री, दूसरे हो जाएगा राज्य के कैबिनेट मंत्री, तीसरा कौन हो जाएगा, लोकसभा विधानसभा में, यहाँ पे कौन है, विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता। इन 3 लोगों की एक सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, राज्यपाल को सुझाव देगी और राज्यपाल उनमें से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कर देंगे। अपने आप नहीं करेंगे और ना ही केवल सरकार, मुख्यमंत्री या कैबिनेट की सिफारिश पर करेंगे। इसमें विपक्ष के व्यक्ति को भी शामिल करते हैं सूचना आयोग में। तो सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर। इस नियुक्ति समिति के हेड कौन होते हैं, इस नियुक्ति समिति के हेड हो जाएंगे सीएम। और केंद्र में अगर देखें तो केंद्र में कौन हो जाएंगे, पीएम। तो सीएम और एक कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता, इन तीनों लोगों की सिफारिश पर राज्यपाल क्या करते हैं, एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। इन लोगों के अगर कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल, तो कार्यकाल किस पर डिपेंड करता है, ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। भाई जी राज्य सरकार डिसाइड करेंगे कि कितना इनका कार्यकाल होगा और राज्य सरकार ने उतना ही डिसाइड कर रखा है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये लोग अपने पद पे बने रहेंगे। इससे पहले अगर इनका पद समाप्त होना है तो कैसे हो जाएगा, या तो इस्तीफा दे दें, किसे, किसे, राज्यपाल, या तो अपना इस्तीफा दे दें राज्यपाल को, या फिर अचानक इनकी मृत्यु हो जाए, या फिर वो वाला भी इसमें शामिल कर लेंगे। अगर कोई संवेतन लाभ कोई दूसरा ग्रहण कर रहे हैं तब भी इनको हटाया जा सकता है। और इसको हटा देना, इसके अलावा इनको हटाया जाना, हटाएगा, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सही है, सही है, राष्ट्रपति सही है, कौन है, बताओ कौन है, राज्यपाल, और राष्ट्रपति। बाकी रखना, बाकियों को तो राष्ट्रपति हटा दे, इनको राज्यपाल ये ध्यान रखना है। बाकी के तो राज्य के जो होते हैं उनको राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन इनको राज्यपाल ही हटाते हैं। लेकिन राज्यपाल ऐसे नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल किसी की सिफारिश पर हटाएंगे, किसी की रिकमेंडेशंस पर हटाएंगे, किसकी सिफारिश पर हटाएंगे, सही है, हमें हाईकोर्ट सही है, बताओ किसकी सिफारिश पर, नहीं मुख्यमंत्री की नहीं। जैसे वहां पे देखा था केंद्र वाले में राष्ट्रपति हटा तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, यहाँ पर कौन हटा रहे हैं, राज्यपाल हटा रहे हैं, लेकिन सलाह किससे लेंगे, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट सही है, हाईकोर्ट सही है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। बस यही चीज अंतर है, हाँ यही अंतर है बस, ठीक है, बस ऐसा ही अंतर है, बाकी किसी में नहीं। बाकी प्रक्रिया लगभग तो सेम है। राज्य सूचना आयोग में ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष सदस्यों को जब राज्यपाल हटाते हैं तो सलाह यानी कि तो क्या बोलते हैं, जांच कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल इनको इनके पद से हटा देंगे। बस यही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। यही क्वेश्चन, इतने में क्वेश्चन गलत करेंगे, समझ रहे,
इतने पे ही क्वेश्चन गलत करेंगे, बाकी और कहीं पे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, बस यही क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर सबका वो सेम वैसे ही बना रहेगा कि नियुक्त राज्यपाल करेंगे, हटाएंगे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हटाएंगे। और तुक्के तुक्के में अगर राज्यपाल ध्यान भी रहा कि ना राज्यपाल हटाते हैं तो कहीं राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से सलाह थोड़ी लेंगे, हाई कोर्ट से सलाह लेंगे, ये ध्यान रखना। बस यही चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन की हुई है, ठीक, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब इसको बार-बार एक दो बार देखना है कैसे करके हटाते हैं, कैसे करके हटाते हैं, तब ध्यान आ जाएगा कैसे करके हटाते हैं, ठीक है। तो राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। हटाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास। लेकिन कैसे करके हटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, खूब बढ़िया तरीके से समझ लेना, अगर यही काला खंड गलत कर जाएगा। ये दोनों को ये नहीं सकते साथ साथ राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट का क्या कनेक्शन? यहाँ पे राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट का ही कनेक्शन, ठीक है। जो राज्य सूचना आयोग होता है तो राज्यपाल हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सलाह जांच करता है, ठीक है। इसको नोट कर लो इसे। बाकी कार्य वैसे ही है, ठीक है। वहां पर कार्य होते हैं वही कार्य यहाँ पर, यही से अपील कहा जाती है, केंद्र के पास जाती है, डायरेक्ट भेज जाएगी। किसी से हमने अगर एग्जाम्पल आपको दिया था, इसमें ए है और बी है, मान लीजिए बी का जल विभाग में हमारे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल तो पहले लेने इनका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? जल विभाग में सिलेक्शन हुआ है। तो जब इनसे सूचना मांगेंगे तो कौन से विभाग से मांगेंगे? जल विभाग से मांगेंगे। अगर जल विभाग सूचना देने से मना कर देता है तो इसके खिलाफ अपील कहाँ करेंगे? राज्य सूचना आयोग। और यहाँ से भी अगर बात नहीं होती तो कहाँ जाएंगे? तो केंद्रीय सूचना आयोग। तो इस तरीके नोट कर लो, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। पहला प्रश्न, राज्य सूचना आयोग, इसको पहला पॉइंट, यह एक सांविधिक, यह एक सांविधिक, यह एक सांविधिक स्टेट्यूटरी, यह एक सांविधिक, यह एक सांविधिक संस्था है, यह एक सांविधिक संस्था है जिसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से की गई थी, इसमें एक अध्यक्ष, इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति एक नियुक्ति समिति, इनकी नियुक्ति एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर, नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनकी नियुक्ति एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस नियुक्ति समिति में, इस नियुक्ति समिति में निम्नलिखित सदस्य, इस नियुक्ति समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, निम्नलिखित सदस्य होते हैं। नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर
नंबर 2, एक कैबिनेट मंत्री नंबर 3, विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता। अगला पॉइंट, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 3 वर्ष, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। वर्तमान भारत का मुख्य सूचना आयुक्त है कौन, पता है कौन है? अभी कुछ दिन पहले ये पॉइंट किए गए, हीरालाल सामरिया। वर्तमान में पूछे जाए भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। इनका नाम ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स के तौर पे भी है, तो वो ऐसे समय पहले 4-5 महीने होगा, 4 महीने ज़्यादा होगा। तभी उनकी नियुक्ति की गई हीरालाल सामरिया। ये प्रेजेंट में है, ये हमारे इस समय हो जाएंगे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। पता है पहले मुख्य सूचना आयुक्त अगर पूछे जाए 2005 में आयोग बना था, उस समय कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। इनका भी नाम ध्यान रखो, वजाहत हबीबुल्ला। ये कौन थे? ये भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त। ये प्रेजेंट में CIC, ये पहले थे वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला ये भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। और प्रेजेंट में सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। भारत का सूचना आयुक्त था उसमें केजरीवाल है। वर्तमान में हीरालाल सामरिया एक करंट अफेयर्स के तौर पे है। और पहले कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। अगला पॉइंट देखो, उसी में अगला पॉइंट, कार्यकाल पूरा होने से पूर्व, कार्यकाल पूरा होने से पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में, कार्यकाल पूरा होने से पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में इनका पद खाली हो जाएगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में इनका पद खाली हो जाएगा। नंबर 1, राज्यपाल को संबोधित इस्तीफे के द्वारा, राज्यपाल को संबोधित इस्तीफे के द्वारा। नंबर 2, अचानक मृत्यु होने पर, अचानक मृत्यु होने पर। नंबर 3, राज्यपाल द्वारा, नंबर 3, राज्यपाल द्वारा हटाए जाने पर, राज्यपाल द्वारा हटाए जाने पर। अगला पॉइंट, हटाने के लिए राज्यपाल, हटाने के लिए राज्यपाल उच्चतम न्यायालय की
बताने के लिए राज्यपाल उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट, उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट का प्रयोग करते हैं, उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट का प्रयोग करते हैं। तो हटाने का अगर प्रोसेस होता है तो उसके लिए जांच कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राज्यपाल क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन कमिश्नर को उसके पद से हटा देंगे, चाहे चीफ हो चाहे फिर अदर हो, कोई हो इनमें से 11 में से, ठीक है। ऐसे ये हमारा हो जाता है राज्य का सूचना आयोग, और यही कार्य वही है जो केंद्र के स्तर पे होते हैं, राज्य के स्तर पर भी वही कार्य होते हैं। अगला देखो हमारा ये आयोग और आ जाता है, इस आयोग को कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार वगैरह की जांच करता है, तो संस्था कौन सी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार। इसके लिए कुछ आपको एक्ट पता होना चाहिए। एक एक्ट हमारा है सीबीसी एक्ट 2003, ये एक्ट आपको बताना चाहिए। अगला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, एक और आपको बताना चाहिए लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, एक और आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, और एक और है विशल ब्लोअर एक्ट, विशल ब्लोअर एक्ट 2014। ये एक्ट बताने से क्या क्या होते हैं, ये एक्ट आपको ये बताना चाहिए, और खास से इस एक्ट के आपको वर्ष बताना चाहिए कि कौन सा वर्ष में कौन सा एक्ट है। सीबीसी अधिनियम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में लाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लाया गया है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में लाया गया है, और विशल ब्लोअर एक्ट कब लाया गया है, 2014 में लाया गया है। अब ये सारे एक्ट में बता देते हैं क्या क्या होते हैं। फिर ये कनेक्शन किससे आ जाएगा, हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग से आ जाएगा। इसके अलावा ये आपको ऐसी रैंडमली एक संस्था याद रखनी है, तो संस्था कौन सी हमारी, सीबीआई, ठीक है। एक होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ऐसी संस्था आती है सीबीआई। सीबीआई क्या करती है, इसी से जुड़ी हुई एक संस्था है। जितने भी भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, तो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कौन करती है, सीबीआई करती है। और भी बहुत से क्रिमिनल्स हमारे एक्ट्स होते हैं, उनकी जांच कौन करती है, सीबीआई ही करती है। इस सीबीआई किसके निरीक्षण में कार्य करती है, निर्देशन में, इसी के कार्य करते हैं, सीबीसी के कंट्रोल। तो सीबीआई के बारे में अगर बात करें तो फिलहाल तो मूल रूप से एक संस्था बनी थी 1946 में। ये जिस एक्ट के माध्यम से शक्तियां प्राप्त करती है वह दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, एक एक्ट बनाया गया था 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। और इसी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से सीबीआई को क्या मिलती है, शक्तियां मिलती है, और इसको बाद में आगे चल के एक संस्थागत रूप दिया गया था, एक कमेटी की सिफारिश के आधार पर, उसका नाम था संस्थानम समिति, संस्थानम समिति 1964। और इसी संस्थान समिति 1964 की सिफारिशों के आधार पर एक संस्था बनाई गई थी, कौन सी, सीबीसी। तो आपसे अगर क्वेश्चन आया ऐसे करके एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक पीसीएस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भ्रष्टाचार निवारण के लिए गठित की गई थी, कौन सी संस्था भ्रष्टाचार निवारण के लिए, संस्थान समिति। संस्थानम कमेटी को बनाया गया था 1964 में, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कैसे कैसे काम करें, और इसी की सिफारिश पर क्या किया गया था, एक आयोग बनाया गया था, कौन सा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ये जो संस्था है सीबीसी, ये पूरी तरीके से किसके लिए कार्य करती है, भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए कार्य, भ्रष्टाचार करप्शन को समाप्त करने के लिए संस्था कार्य करती है, कौन सी है, सीबीसी। अब इसको देखने कैसे करके, ये एक्ट आपको पता होना चाहिए, ये एक्ट में क्या क्या है। देखो सीबीसी एक्ट 2003 की बात करें तो सीबीसी एक्ट 2003 के माध्यम से तो इसको स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया, स्थापित पहले ही कर दिया गया, इसको स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया सीबीसी एक्ट 2003 के माध्यम से। कैसे देख लेते हैं, ये एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
रिस्पॉन्स ध्यान रखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग समझते करके अगर सोचते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हो, पीएमएल एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का धन शोधन जिसको कहते हैं, क्या होता है? ब्लैक मनी के व्हाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट करना है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, ये सब क्रियाकलाप जिसमें आते हैं उसको क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। धन शोधन, शोधन का मतलब शुद्ध करना, ठीक है? तो धन को शुद्ध करना, ब्लैक मनी कैसा होता है? अशुद्ध होता है, तो उसको शुद्ध कर दिया तो क्या हो गया? मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। ये पूरी प्रक्रिया गलत तरीके से की जाती है, काला धन कमाया गया है, काला धन कमाया गया उसको सही तरीके से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है। इसको किस तरीके से, जैसे अभी शायद आज या कल भी देखा हो, उत्तर प्रदेश में 121 जो राजनीतिक दल हैं उनकी मान्यता समाप्त की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा। आज ही में पढ़ी थी कहीं पे, 121 राजनीतिक दल हैं उनकी मान्यता समाप्त की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसलिए समाप्त की, ये जो पार्टियां होती हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। शरीर का क्रम बता सकते हो? बिना देखिए बता दो, ये में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये में हो जाएगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में सम्मेलन करने का, कौन सा? हथियार रहित सम्मेलन करने का। हमें नेता जैसे बताओ वैसे लिखते जाएंगे। हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार है, तो दूसरा मान लिया हथियार रहित, काफी बनेगी ना, इसी करके बताना हथियार रहित सम्मेलन करने का मतलब है कोई सभा समिति या संगठन बनाने का अधिकार। सभा समिति जैसे बताया वैसे लिखते चले जाते, सभा समिति संगठन बनाने का, फिर घूमने का, कमाने का अधिकार, घूमने, आवास संचय घूमने करने का अधिकार, घूमना करना। फिर और ई में बस जाने का अधिकार, वहाँ पर रहना, वहाँ पर रहना, बस जाने का अधिकार। फिर जी में आजीविका का अधिकार, जी में कौन सा हो जाएगा? आजीविका का अधिकार। सही है गलत है? कहीं सही है? परीक्षण करना हो करते हो, कौन सा सही है या कोई परीक्षण करना है? सही है, सही, सबका सही है, सबका सही है, किसी गलत नहीं, सबका सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हथियार बिना हथियार समाज सही है, सही है, बने हुए हैं। अब जैसे इसमें हमारे पास एक अधिकार है 19(1) सी के अंदर कौन सा? कोई भी सभा समिति संस्था बनाने का अधिकार, और इसी अधिकार के तहत हम लोग क्या करते हैं? राजनीतिक दल बनाते हैं। इसी अधिकार के तहत हम लोग क्या कर लेते हैं? राजनीतिक दल बनाते हैं, पार्टियां बना लेते हैं। अब पार्टी बना लेते हैं, राजनीतिक दल बना लेते हैं, तो राजनीतिक दल तो बना लिया, इसको राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर कर दिया। अगर कोई व्यक्ति इस राजनीतिक दल को किसी प्रकार का चंदा देता है, किसी भी कितना भी पैसा चंदा को देता है, इस चंदे पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। ठीक है? जो राजनीतिक दल को चंदा दिया जाता है, उस चंदे पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे ऐसा कर सकते, जैसे मान लिया हम हैं, हमने क्या किया? हमने एक राजनीतिक दल बना लिया, हमने एक पार्टी भी बना रखी है। जैसे हमारे पास या हमारे रोहित के पास बहुत ब्लैक मनी आ गया, बहुत पैसा इधर उधर से बहुत पैसा के पास इकट्ठा हो गया। अब इस ब्लैक मनी को कहाँ खपाएं, कहाँ उसको ब्लैक को कैसे करें, व्हाइट करें, ये कैसे करें? तो इन्हें हमसे संपर्क किया, हमने कहा कभी परेशान ना हो, भाई एक राजनीतिक दल बना लेते हैं, अधिकार है हमारे पास, हमने एक राजनीतिक दल बना लिया, किसी भी नाम से एक पार्टी बना ली। अगर पार्टी बनाई और करें चुनाव ना लड़े तो पैसा ऊपर खर्च करना है कि नहीं करना? पैसा चाहिए हमें। तो हमने क्या किया? हमने इनके नाम से एक रसीद काट दी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हमें 5 लाख रुपया का चंदा दिया है। चंदा नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने चंदा नहीं दिया, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं, हम कौन सा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? इलेक्शन थोड़ी लड़ने जा रहे हैं। लेकिन ये किसी को बताएंगे थोड़ी, हमने पार्टी बनाई और पार्टी ने भी पैसा देने का अधिकार, चंदा देने का, हमें भी अधिकार इनसे चंदा देने का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5 लाख रुपया का चंदा नहीं दिया है, लेकिन हमने इन्हें कागज रसीद काट के, अपने लेटर पैड से रसीद काट के इनको दे दी कि हाँ इन्होंने 5 लाख रुपया का चंदा दिया है। अब पता लगे इनके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ था, जब सरकार अगर जांच करने आएगी, सरकार में जांच करने आएगी, तो
सरकार अब ये इनके पास अगर पैसा देखो से ज्यादा है तो क्या करेंगे, उसी में से 5 लाख रुपया थोड़े समय के लिए, ठीक है, मतलब जब तक जांच चलेगी तब तक के लिए 5 लाख रुपया किसे दे देंगे, हमें दे देंगे। उन्होंने 5 लाख रुपया उठा के हमें दे दिया, 5 लाख रुपया से सेफ हो गया, वो तो सेफ हो गया, क्योंकि वो इनके हाथ से चला गया, और जब मेरे पास आएगा तो मेरे पास वो इलीगल है नहीं, वो कैसा हो गया, वो वाइट हो गया, क्योंकि हमने जो कोई रसीद दी है, हमारे पास कार्बन कॉपी होगी। अगर हमसे पूछा जाएगा कि 5 लाख कहाँ से आया, चंदा में आया है, और चंदा घोषित नहीं करेंगे किसने दिया है, ओके, चंदा घोषित करने के लिए वो अभी बॉन्ड वगैरह नहीं करते थे इसी तरीके से, हाँ ये इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह ऐसे चंदा घोषित नहीं करते, राजनीतिक दल ये नहीं बताते किसने किसको कितना चंदा दिया है। तो मेरे पास 5 लाख रुपया आया, अभी तक ये क्या था, जब तक इनके पास था ब्लैक था, अब वो मेरे पास आ गया, थोड़े समय के बाद उनको वापस कर देंगे, जांच समाप्त हो जाएगी तो उनको वापस कर देंगे, लेकिन जब तक ये पैसा मेरे पास है तब तक ये पैसा है वाइट है। हमसे पूछने के लिए अगर आए कि 5 लाख रुपया कहाँ से है, किसी ने चंदा दिया है, देखो ये रसीद लिखी हुई है, 5 लाख रुपया प्राप्त किया, ठीक है, ये कैसा हो गया चंदा, ये हमारा हो गया व्हाइट मनी, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, अब जब इनके यहाँ से रेट समाप्त हो जाएगी आप ये कहेंगे 5 लाख लौटा दियो, तो कहीं 5 लाख लौटा नहीं, लेकिन जब हमने बचाए थे नहीं थोड़े बहुत मान लीजिए तो 50 हमें पता लगा मिल जाए 4.5 लाख ले जाओ, इसको बोलते हैं व्हाइट मनी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। ये सब दुनिया क्या कहलाती है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। ये केवल एक एग्जांपल दिया, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ऐसे कई तरीके होते हैं जिनके माध्यम से ब्लैक मनी को क्या किया जाता है, व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। और एक एग्जांपल देते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, सेल कंपनी नाम सुना, सेल कंपनी, सेल कंपनी रेडी के सेल बनाती है, वही वाली सेल कंपनी सुने, सेल कंपनी क्या होती है, ये रेडी वाली सेल नहीं और कोई सी सेल कंपनी। इकोनॉमी में कभी सुना सेल कंपनी किसको कहते हैं, सुना है मतलब, और किसी ने सुना है सेल कंपनी किसको कहते हैं, नहीं सुना ना। देखो किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं इसको देखो, सेल कंपनी का मतलब ऐसा होता है, एक ऐसी कंपनी जो केवल कागजों में चल रही है, अस्तित्व में है नहीं, ठीक है, एक ऐसी कंपनी है जो केवल कागजों में तो कंपनी चल रही है, लेकिन ऐसी कोई कंपनी नहीं है। जैसे मान लिया इनके पास बहुत पैसा, किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ब्लैक मनी इकट्ठा हो गया, ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या थी, कहाँ छपाएं इस ब्लैक मनी को, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपनी खोल के रजिस्ट्रेशन कराया, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया और कह दिया कि हमने एक कंपनी खोली है, उस कंपनी में हमने पूंजी लगा दी है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की उन्होंने कंपनी खोल ली है, कागजों में है, ठीक, कंपनी नहीं है कहीं पे, ना कहीं पे कोई कारखाना लगा, उसमें बस एक छोटे से कमरे में उन्होंने एक ऑफिस टाइप का खोल रखा है, अगर कभी कोई जांच करने आएगा देखो सारे रिकॉर्ड चेक करो, देखो कंपनी चल रही है, इसकी पूंजी जो आपने लगाई सब्सक्राइब करके कितनी है, 10 लाख रुपए, ठीक, तो 10 लाख रुपए की पूंजी से आपने कंपनी खोल रखी है, और ये 10 लाख रुपए कहीं एडजस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये आपके पास उसी तरीके से जो आपको ब्लैक मनी था वही आपके पास रखा हुआ है, लेकिन अब ये कागजों में आ गया 10 लाख रुपया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस कंपनी है ही नहीं, आपने 1 साल पूरा हो गया, आपने कहा कि 10 लाख रुपए से कंपनी खोली थी और इस कंपनी ने कितना 5 लाख रुपया का प्रॉफिट गेन किया, पैसा कितना हो गया 15 लाख, ठीक है, पैसा आपके पास कितना हो गया है 15 लाख, ये 5 लाख रुपया आपने क्या दिखाया है, प्रॉफिट दिखाया है, क्या रियल में प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ, क्या रियल में कोई कंपनी थी, नहीं थी, अब ये 15 लाख क्या हो गया, आपका व्हाइट मनी हो गया, कि बिजनेस से कमाया है, ठीक है, ये 15 लाख क्या था, ये 15 लाख ब्लैक मनी था, अब आपने इसको केवल कागजों में दर्शाते हुए ये 15 लाख क्या कर दिया, ब्लैक से व्हाइट कर दिया, इसी 15 लाख को हमने 1 साल बाद और प्रॉफिट दिखा दिया कि अगले साल में कितना रुपया कमा दिया, 5 लाख कमा दिया, अब कितना व्हाइट हो गया, 20 लाख व्हाइट हो गया, ऐसे तो धीरे धीरे करके व्हाइट हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो ऐसी कंपनियों को क्या कहते हैं, सेल कंपनी कहते हैं। सेल कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो केवल उधर कागजों में चल रही है, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए होती है। तो इन सब गतिविधियों के माध्यम से इसका क्या भ्रष्टाचार तो है, करप्शन तो है, ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने वाली संस्था कौन सी है, सीबीसी है, और ये शक्तियां कहां से प्राप्त करती है, इन्हीं एक्ट्स के माध्यम से शक्तियां प्राप्त करती है। पहला एक्ट कौन सा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पूछा गया कब बना है, 2002। ठीक, तो अगर इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, ब्लैक मनी को, इस मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना।
दूसरा देखो एक्ट कौन सा है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, अन्ना आंदोलन कौन ने करा था, दिल्ली में हुआ था 2013 और वहीं से अरविंद केजरीवाल वगैरह सब लोग निकल के आए थे। तो लोग उसी के परिणाम में एक्ट बनाया गया था, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। आप लोग गवर्नेंस में पढ़ते हैं, गवर्नेंस और एथिक्स, वहां जाकर ये डिटेल में पूरा एक्ट आता है। ये भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का एक माध्यम होता है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। बड़े बड़े अधिकारी होते हैं इनको लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के अधीन किया जाता है कि ये लोग जांच करेंगे इनके करप्शन पर। ये बोले इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, करप्शन पर किसी भी प्रकार के करप्शन पर रोक लगाना। ये कौन से एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। भ्रष्टाचार समझते ही भ्रष्टाचार क्या होता है, ये बोला था विशल ग्लोअर एक्ट 2013, विशल ग्लोअर का विशल विशल होता है बांसुरी सीटी, ठीक है। अब ग्लोअर मींस क्या, बजाना, ठीक है, सीटी बजाना। तो विशल ग्लोअर बोलते किसको है, विशल ग्लोअर उनको कहते हैं जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, ठीक है। जो लोग भ्रष्टाचार को उजागर, मुखबिरी टाइप उसको कह देते हैं, लेकिन मुखबिरी थोड़ी सी कोई एक्ट होने वाला उसमें इस्तेमाल करते हैं। विशल ग्लोअर का ये मतलब होता है कि जैसे अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, अगर वो कोई व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, तो जो व्यक्ति उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा उसको क्या कहते हैं, उसको विशल ग्लोअर कहते हैं। लेकिन क्यों कराएगा, उसको तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान मेरा कोई काम नहीं है, मेरा किसी अधिकारी से कोई काम नहीं है, लेकिन वो अधिकारी बहुत गलत है और हमने अगर उसके खिलाफ आवाज उठाई तो बाकी सबको तो छोड़ देगा, अच्छा तुमने आवाज उठाई तुम्हें लपेटेंगे, हमें तो लपेटेगा, तो दिक्कत हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में हमें ये सीटी बजानी चाहिए क्या, या हमें सीटी बजानी चाहिए, नहीं बजानी चाहिए, नहीं बजानी चाहिए, नहीं बजानी चाहिए, या सरकार को हमें बचाना चाहिए, सरकार को हमारे लिए सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं करना चाहिए भाई तुम फंसे जाओगे तो तुम जो ऐसा काम ना करो, तुम सूचना उजागर ना करो, तुम तो सूचना उजागर करो, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस भ्रष्टाचार को उजागर करता है उसकी पहचान उजागर नहीं की जाती, ठीक है। जो भी व्यक्ति इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचना देता है, ऐसे व्यक्ति की सूचना मतलब जानकारी उजागर नहीं की जाती है। कौन से एक्ट के माध्यम से, विशल ग्लोअर एक्ट 2014। तो इन सबको देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये यहाँ तक बात क्लियर। तो ये 5 एक्ट पहले आपको बड़ा टॉपिक है, केंद्रीय सतर्कता एक बड़ा टॉपिक है, आपसे इसमें बेस में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले तो आपको ये एक्ट सारे पता होते हैं, कौन सा एक्ट किस वर्ष आया है और जो छोटा-छोटा से है तो इसमें होता क्या गया। सीबीसी एक्ट के माध्यम से उसकी स्थापना कराई गई है, स्थापना में उसको स्टैट्यूटरी कर दिया जाएगा, स्थापना पहले हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई कौन करता है, सीबीसी करता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। इस पर रोक लगाने के लिए कौन सी संस्था है, सीबीसी। तो कौन है, ललित मोदी वगैरह, ललित मोदी वो कौन थे, वो भागे यहाँ से नीरव मोदी, नीरव मोदी। ऐसा कौन से कैसे फंसे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ही कैसे फंसे हुए। हम लोगों ने तो खाली 10 लाख चार्ज दिया, ये लोग को अरबों का ऐसा करके घोटाला करके गए। तो इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को, कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। एक्ट पूछा जाए किस पर आया है, 2002 में आया है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम किस पर आया है, 2003 में आया। केंद्र में कौन होता है, लोकपाल, और राज्य में कौन होता है, लोकायुक्त। भ्रष्टाचार निवारण के लिए ये अधिकारी होते हैं। अगला कौन सा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, करप्शन पर रोक लगाने के लिए हमारा कौन सा एक्ट है, 1988 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और ये कौन सा था, विशल ग्लोअर एक्ट 2014। विशल ग्लोअर का मतलब होता है ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, और जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं उनकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। कौन से एक्ट के माध्यम से, इसी एक्ट। यहाँ तक की बातें क्लियर, फिर पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिख लो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। पहला पॉइंट, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सीबीसी, शॉर्ट में सीबीसी, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए
सीबीसी भारत की भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सीबीसी भारत की सर्वोच्च संस्था है। भारत की सर्वोच्च संस्था है। अगला पॉइंट, इस आयोग को निम्नलिखित कानून के माध्यम से, इस आयोग को निम्नलिखित कानून के माध्यम से शक्तियां प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित कानून के माध्यम से शक्तियां प्राप्त होती हैं। नंबर 1 सीबीसी एक्ट। नंबर 1 सीबीसी एक्ट, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। नंबर 2 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नंबर 3 लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, इसको ओम्बुड्समैन कहते हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। सब कानून के वर्ष ध्यान रखें, कौन से वर्ष कौन सा कानून आया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। को विशल ब्लोअर एक्ट, विशल ब्लोअर एक्ट ये लिखा, विशल ब्लोअर एक्ट 2014 है। विशल ब्लोअर एक्ट 2014। विशल ब्लोअर एक्ट 2014। ठीक है, ये चीजें तो आपको ध्यान ही रहेगी। विशल ब्लोअर किसको कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं, तो ध्यान ही रहेगी, इसको तो नहीं लिखाना है। ठीक है, ये पे ध्यान रखा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसको, इकोनॉमी पढ़ते हैं हम लोग कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। ये सेल कंपनियां वगैरह सब एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे दिया। ये लोग आप लोग इकोनॉमी पढ़ोगे बाहर का देखना कि सेल कंपनियां क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, सब वहां पे आपको पढ़ा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल, जब एक कानून आया तो हमको एग्जाम्पल दे दिया कि किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। अगला पॉइंट उसके आगे लिखो, ये चीज हो गई। इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग के, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नियंत्रण में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नियंत्रण में एक संस्था कार्य करती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नियंत्रण में एक संस्था कार्य करती है, संस्था कार्य करती है।
CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे CBI, जिसे CBI कहा जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसे CBI कहा जाता है। अगला पॉइंट, CBI को शक्तियां, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे CBI कहा जाता है। अगला पॉइंट, CBI को शक्तियां दिल्ली स्पेशल पुलिस, इस्टेब्लिशमेंट की स्पेलिंग सही है, ESTM दिया जाता है, सच इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, दिल्ली CBI को शक्तियां दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से मिलती हैं। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ये CBC कार्य करता है। एक सूचना आयोग हमारा रहेगा, सूचना आयोग के साथ रिपोर्ट रहेगी है। कुछ आप लोग ऐसे आप लोग पता होगा कि अगर केंद्रीय सूचना आयोग है तो रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और राज्य सूचना आयोग रिपोर्ट किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। वो लोग अपने अपने सदन में इसको रखवा देंगे। और लोग सतर्कता आयोग के अलावा स्ट्रक्चर की बात करें, पहली बात हम पे ध्यान रखना है कि कैसी संस्था है, भ्रष्टाचार के निवारण के लिए भारत की सर्वोच्च स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। कैसी संस्था हो जाएगी, ये हमारे सांविधिक या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, सांविधिक संस्था। लेकिन स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जब इस संस्था की स्थापना की गई थी उस समय इसको सांविधिक संस्था के रूप में स्थापित नहीं किया गया था। वो आया 1964 में एक समिति बनाई गई थी, के संथानम समिति, और इसको बोलते भ्रष्टाचार निवारण समिति। 1964 में बनी थी, इसको पहले लोग भ्रष्टाचार निवारण के लिए समिति, भ्रष्टाचार निवारण के लिए समिति। तो 1964 में भ्रष्टाचार निवारण के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति का क्या नाम रखा गया था, के संथानम समिति। के संथानम एक सांसद थे, उनके नाम मिले थे के संथानम समिति 1964। और इसी 1964 के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर एक संस्था बनाई गई थी। वो संस्था कौन सी थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। और ये संस्था उत्पन्न किसी भी तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ये उस समय के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं थी, मतलब उस समय उसको सरकार के एक आदेश के द्वारा बनाया गया था। कैसी संस्था हो जाएगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाएगी उस समय की। ये जो संस्था बनाई गई है CBC, इसके बारे में हम देखें तो बाद में आगे चल के एक एक्ट लाया गया था, CBC एक्ट 2003, और इसी CBC एक्ट 2003 के माध्यम से इस संस्था को क्या कर दिया गया, एक सांविधिक दर्जा दे दिया गया, मतलब कानूनी दर्जा दे दिया गया, इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया। और अब ये संस्था कैसी संस्था के रूप में कार्य करती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में कार्य करती है। इस संस्था में वर्तमान में एक CBC होता है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, चीफ विजिलेंस कमीशन होता है, और दो लोग अन्य विजिलेंस कमीशन होंगे। मतलब एक अध्यक्ष होगा और दो इसके क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। ये अध्यक्ष होते हैं, ये अध्यक्ष हो जाएंगे, और दो लोग ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके सदस्य हो जाएंगे। इन तीनों लोगों की नियुक्ति, कौन करेंगे, इनकी नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते समय एक नियुक्ति समिति से सलाह
जाएंगे, हेड हो जाएंगे। इसके बाद दूसरे कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। ये ध्यान रखना है कहाँ पे गृह मंत्री होता है, कहाँ पे मनोनीत मंत्री होता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन आ गए? यहाँ पे गृह मंत्री आ गए। सूचना वाले में कौन है? वो भी मनोनीत हो जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल गृह मंत्री ही कार्य करेंगे, ये ध्यान रखें। और अगर बात करें तीसरे कौन हो जाते हैं? लोकसभा में विपक्ष के नेता। लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये एक नियुक्ति समिति होगी। इसी नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? इन तीनों लोगों की नियुक्ति करते हैं। इनके कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इन सबका किसी का 3 वर्ष, किसी 4 वर्ष, किसी 5 वर्ष, किसी 6 वर्ष, ऐसा हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए अच्छा मतलब ये से ऐसा करते थे सबको कि 5 वर्ष या 65 वर्ष हम लोग लिए आसान हो जाता नहीं होता। अब किसी का 4 वर्ष 65 वर्ष, किसी का 6 वर्ष 65 वर्ष, किसी का 5 वर्ष 65 वर्ष और किसी का 3 वर्ष हो गया। अगर इनके सब में कार्यकाल सेम करते थे तो हम लोग कितना आसान हो जाता। लेकिन अब प्रत्येक लोग कहते हैं 4 कौन सा है, 3 कौन सा है, पता नहीं किसी का 5 वर्ष हुए और हम 1 साल पहले रिटायर कर देंगे, किसी का 4 साल है, ठीक है, तो उसको थोड़ी रिटायर करेंगे, आयोग अपना रिटायर कर देगा। तो नौकरी लायक तुम अगले साल करते हैं। हाँ भाई बता रहे अगर सबका एक महीना कर देते तो कम से कम हम लोगों को भी आसान हो जाता। ज्यादा रखा नहीं आपने मतलब आप पता नहीं इनका 4 वर्ष है, उनका 3 वर्ष हो गया, उनका 6 हो गया, किसी का 5 हो गया, किसी का 65 है, किसी का 62 है, किसी का 70 है। कभी कितनी कंफ्यूजन, किसी को राष्ट्रपति हटा रहे हैं, किसी को राज्यपाल हटा रहे हैं, किसी में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले रहे हैं, किसी में हाई कोर्ट से सलाह ले रहे हैं। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाए रखना, आसान बना देते बढ़िया से आराम से तैयार हो जाता है। क्यों? अगर आसान दोबारा पढ़ते नहीं बैठे तो ये ध्यान रखो इनका कार्यकाल अलग है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पे बने रहेंगे। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये नियुक्ति समिति की सिफारिश पर नियुक्ति समिति में कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। इनका ध्यान रखना, इसमें कौन है? गृह मंत्री। अब देखो नियुक्ति समिति कहाँ कहाँ पे है? एक तो इनके भी आ गई और इनकी नियुक्ति समिति में कौन शामिल हो जाएंगे? गृह मंत्री शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा और सूचना आयोग में नियुक्ति समिति आई है, उसमें कौन कौन शामिल है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ठीक है, और तीसरे कौन है? लोकसभा में विपक्ष के नेता। इसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशन, वहां पर भी नियुक्ति समिति आई है। ह्यूमन राइट कमीशन में कौन कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हाँ, लोकसभा विपक्ष का नेता, राज्यसभा विपक्ष का नेता, सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, इतने लोग आए हमारे सामने। वहां पर भी गृह मंत्री है, यहाँ पर भी गृह मंत्री है, सूचना वाले गृह मंत्री नहीं, ऐसे करके तो इतनी चीजें बेसिक ध्यान रखनी है। ये कैसी संस्था है? भ्रष्टाचार निवारण की संस्था है। स्टार्टिंग में नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसको बाद में 2003 के एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया है? सांविधिक संस्था बनाया गया है। इसकी स्थापना की गई थी संस्थानक समिति 1964 की सिफारिश पर। बाद में 2003 में एक एक्ट लाया गया है, वो एक्ट कौन सा? सीबीसी अधिनियम 2003। और इस सीबीसी अधिनियम 2003 के माध्यम से एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इनकी सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और ये नियुक्ति समिति होती है, नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री हेड होते हैं, दूसरा गृह मंत्री होता है और तीसरा हमारा लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। इन 3 की सिफारिश पर क्या करेंगे? इनकी नियुक्ति कर देंगे। कार्यकाल पूछा जाए 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। आखिर निर्वाह है। इसके अलावा जो हमारा है ह्यूमन राइट कमीशन के अपने जो सदस्यों का कार्यकाल पूछा है कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष। 3 वर्ष बताओ कितना होगा? 65 वर्ष की आयु, सही है। ह्यूमन राइट कमीशन 3 वर्ष, 3 वर्ष 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु। और बताओ सही है? 65 70 और बताओ सही है? हमें तो तक सही नहीं आया, सही है गलत होगा? हाँ बहुत बढ़िया है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु के लोग अपने पद पर बने रहते हैं, चाहे स्टेट वाले हो चाहे नेशनल वाले। 65 नहीं होता है, ठीक है, तो लिखा हुआ है 70 होता है या 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो नोट कर लो। अगला पॉइंट है उसका सीबीसी
भारत में सीबीसी भारत में भ्रष्टाचार निवारण के लिए, सीबीसी भारत में भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक संस्था है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक संस्था है। अगला पॉइंट, इसकी स्थापना के संस्थानम समिति, ये लिखा, इसकी स्थापना के संस्थानम समिति 1964, इसकी स्थापना के संस्थानम समिति 1964 की सिफारिश पर की गई थी। अतः प्रारंभ में ये एक गैर सांविधिक नॉन स्टैट्यूटरी, एक गैर सांविधिक एवं गैर संवैधानिक संस्था थी। गैर संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्था थी। तो गैर संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों अंतर होता है, ठीक है। तो गैर संवैधानिक अच्छा, जैसे गैर कानूनी, ऐसे गैर संवैधानिक, ठीक है। गैर संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों में अंतर होता है। जो गैर संवैधानिक है इसका मतलब ये नहीं वो असंवैधानिक हो गया। गैर संवैधानिक का मतलब होगा इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं गैर संवैधानिक अच्छा, गैर संवैधानिक मतलब लीगल संस्था हो, गैर संवैधानिक बिना संविधान के तहत ये जैसे गैर कानूनी होता है ऐसे गैर संवैधानिक होगा। उस तरीके के शब्द में इसका मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। गैर कानूनी का मतलब क्या होता है, जो कानून के विरोधी हो उसी को गैर कानूनी बोलते हैं। लेकिन गैर संवैधानिक का मतलब संविधान के विरोधी नहीं होता है। गैर संवैधानिक मतलब है किसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक। तो एक तो गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। क्योंकि उस समय इसको कैसे स्थापित किया गया था कि संस्थान समिति की सिफारिश पर सरकार के एक आदेश के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक। अगला पॉइंट, वर्ष 2003 में सीबीसी एक्ट वर्ष 2003 में सीबीसी एक्ट के माध्यम से इसे स्थापित किया गया, नहीं इसे कानूनी दर्जा दिया गया। सीबीसी एक्ट के माध्यम से इसे कानूनी दर्जा दिया गया। ये एक्ट अगर पूछा जाए जो सीबीसी एक्ट है किस वर्ष लागू हुआ, तो लागू हुआ 2005 में। एक्ट 2003 में आया है, एक्ट कब लागू हुआ है, 2005 में लागू हुआ। अगला पॉइंट, ये है अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया था। ये अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया था। एक्ट कब आया है, 2003 में आया है, लेकिन लागू कब किया गया है, 2005 में लागू किया गया। ऐसे सीबीसी की अगर बात करें तो स्थापना कब की गई है, 1964 में की गई है। के संस्थान समिति की सिफारिश पर की गई है, लेकिन इसको लीगल स्टेटस कब दिया गया है, सीबीसी एक्ट 2003 के माध्यम से। तो 2003 के एक्ट के माध्यम से कैसी संस्था हो जाएगी, एक स्टैट्यूटरी संस्था हो जाएगी। उससे पहले कैसी संस्था थी, नॉन स्टैट्यूटरी संस्था हो जाएगी। अगला पॉइंट, जो सीबीसी में
अध्यक्ष, सीबीसी में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होते हैं। सीबीसी में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होते हैं, मतलब एक चीफ बिजनेस कमिश्नर और दूसरे 2 कैसे 2 अन्य बिजनेस कमिश्नर हो जाएंगे। तो ऐसे करके 3 सदस्यीय संस्था है सीबीसी। और कोई संस्था 3 सदस्यीय है? निर्वाचन आयोग कैसी है? वो 3 सदस्यीय संस्था है। अगला पॉइंट, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक नियुक्ति समिति की सिफारिश के आधार पर, एक नियुक्ति समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। नियुक्ति समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। नियुक्ति समिति में निम्नलिखित सदस्य, नियुक्ति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। नियुक्ति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री। नंबर 1, प्रधानमंत्री। इसका प्रमुख, मतलब इस नियुक्ति समिति के हेड कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। नंबर 2, केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री। नंबर 3, लोकसभा में विपक्ष के नेता। लोकसभा में विपक्ष के नेता। अगले तो कार्यकाल, कार्यकाल। सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। अगला इससे पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में, इससे पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में उनका पद, इससे पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में उनका पद खाली हो जाएगा। कौन से परिस्थितियां हो सकती है पद खाली होने की? तो इस्तीफा दे दे, या फिर मृत्यु हो जाए, और कोई, या कोई इसको हटा दिया राष्ट्रपति के द्वारा, और कोई संविदा दाब ग्रहण करता, और कोई क्षमता कोई राष्ट्रपति को हटा देना, और कोई कारण बताओ, और कैसे फैला सकते हैं?
जैसे क्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटा दे, इस्तीफा दे दे, या मृत्यु हो जाए, या सवेतन लाभ ग्रहण करता और कोई दिवालिया हो जाए, ठीक है, दिवालिया हो जाए तब भी क्या हो जाएगा, खाली राष्ट्रपति उसको हटा देगा उसके बाद। नोट कर लो, इससे पूर्व निम्नलिखित परिस्थिति में उनका पद खाली हो जाएगा। नंबर 1, राष्ट्रपति को संबोधित, नंबर 1, राष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफे के द्वारा, राष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफे के द्वारा। नंबर 2, अचानक मृत्यु होने पर, अचानक मृत्यु होने पर। नंबर 3, सवेतन लाभ ग्रहण करने पर, सवेतन लाभ ग्रहण करने पर, जब कोई और भी वेतन किसी तरीके का ले रहा है तो सवेतन लाभ ग्रहण करने पर। नंबर 4, पागल या दिवालिया हो जाने पर, पागल या दिवालिया हो जाने पर। नंबर 5, साबित कदाचार, साबित कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर, साबित कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाने पर, राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाने पर। कैसे हटाएगा राष्ट्रपति? ऐसे हटा देगा, कुछ पूछा मछी करेगा, पूछेगा किससे पूछेगा? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, जांच कौन करेगा? जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद राष्ट्रपति जी कहते हैं तो राष्ट्रपति को उन्हें हटाना पड़ेगा। राष्ट्रपति में पदाधिकारी है सलाह सुप्रीम कोर्ट की या ऐसी बस पदाधिकारी? ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर इन्हें इनके पद से, इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं, इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। अब देखो ये अपनी रिपोर्ट भी देते हैं, रिपोर्ट तैयार करेंगे, अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अब देखो बाकी के अगर संस्थाओं की अगर लोग बात करें, अभी तक जो संस्थाएं आई हैं उनको कुछ हद तक किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती हैं? राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन सीबीसी थोड़ी सी अलग है। सीबीसी की अगर आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाए कि किसके प्रति जिम्मेदार होती है, संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। बाकी संस्थाएं जो भी होती है अधिकारी वो सब किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? राष्ट्रपति के प्रति। प्रसाद में तो नहीं होते, ठीक है, पद उनका प्रसाद के अंदर पद स्वतंत्र होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति जब चाहेगा उससे जानकारी प्राप्त कर लेगा और उनको जानकारी देना पड़ेगा। लेकिन ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये संसद के प्रति। डायरेक्ट संसद इन पे कंट्रोल बना के रखती है, किसी अधिकारी का कंट्रोल इन पे नहीं होता। राष्ट्रपति इन पे कंट्रोल नहीं करते, इस पे कंट्रोल किसका होता है? संसद का। डायरेक्ट संसद के कंट्रोल में कार्य करती है कौन सी संस्था? सीबीसी। एक बार नोट करो कि सीबीसी, सीबीसी संसद के, नहीं ऐसा लिखो, सीबीसी संसद, सीबीसी संसद के प्रति, सीबीसी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सीबीसी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब कार्य, सामान्य से कार्य को पता ही नहीं, कार्य कौन से, क्योंकि किसके लिए कार्य करती है संस्था? भ्रष्टाचार के लिए कार्य करती है। तो जितने भी तो सामान्य व्यक्ति के लिए कार्य करेंगे या फिर ये कोई सार्वजनिक पदाधिकारी के लिए कार्य करेंगे? पदाधिकारी के लिए। भाई सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ी कोई कार्य करेंगे। पता लगे कोई सामान्य व्यक्ति है, यहाँ से ऑटो से जा रहे हैं, कि ऑटो जा रहे हैं, ऑटो वाला जो है 10 रुपया लेता है, मतलब एक सवारी के 10 रुपया लेता है, हमने पूछा नहीं, उसने 20 ले लिया, अच्छा भ्रष्टाचार कर दिया, आप सीबीसी में शिकायत करेंगे, ठीक है, तो उसके खिलाफ जांच करेगा कैसे? इसके खिलाफ थोड़ी करेगा भाई। वो सामान्य पदाधिकारी, वो कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, वो सामान्य व्यक्ति है। तो ये संस्था किसके प्रति कार्य करती है? किसके खिलाफ? ये सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ।
भी है, 10 रुपए सवारी है, उसमें लिया कितना है 20 रुपए सवारी। पहले नहीं पूछ के बैठे आपको पहुंचा दिया तो 20 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन इस भ्रष्टाचार की जांच ये संस्था थोड़ी करेगी आगे कि जो हाँ तुमने 10 रुपए ज्यादा दे दिए, हम इस सतर्कता आयोग को शिकायत कर रहे हैं, बहुत ऊपर तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये जांच थोड़ी करने आ जाएगी, किसके खिलाफ जांच करती है, ये सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ जांच करते हैं। तो ग्रुप ए या ग्रुप बी के जो अधिकारी होते हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी होते हैं, सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं, उनके करप्शन की जांच कौन करता है, सीबीसी करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज पता ही नहीं क्या होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, आईएएस आईपीएस आईएफएस में अंतर बताओ क्या होती है। सेंट्रल सर्विसेज किसको कहते हैं और ऑल इंडिया सर्विसेज, अंतर बता दो कोई। सेंट्रल सर्विसेज में और ऑल इंडिया सर्विसेज में अंतर कर, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया आप लोगों ने एग्जाम दिया यूपीएससी का, ठीक है। आप लोगों से कुछ लोगों का आईएएस में हो गया, कुछ लोगों का मान लिया आईपीएस हो गया, और किसी का आईआरएस हो गया, या किसी को आईएफएस मिल गया, इंडियन फॉरेन सर्विस। ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग पता है, ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग है। तो अलग तो है, तो इसमें आर आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, ये अलग है क्या और कुछ अलग है। पूरे भारत में कौन से लोग कार्य करेंगे, केंद्रीय सेवा में पूरे भारत में कार्य करेंगे। और जो से ऑल इंडिया सर्विसेज को देखो पूरे राज्य के अंदर कार्य करेंगे, राज्य के अंदर स्टेट और सेंट्रल और ऑल इंडिया सर्विसेज बताओ। हम इस राज्य के पूछी है, स्टेट वाले की पूछी है। सर्विसेज 3 प्रकार की होती है, सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विस। आप पीसीएस का एग्जाम दोगे क्या हो जाओगे, स्टेट सर्विस की सिलेक्ट हो जाएगी। यूपीएससी का एग्जाम दोगे तो या तो आपको ऑल इंडिया सर्विस मिलेगी या सेंट्रल सर्विस मिलेगी। आपको अगर आईआरएस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में पहुंच गए या इंडियन फॉरेन सर्विस में पहुंच गए, ये कैसी सर्विसेज है, ये सेंट्रल सर्विसेज है, ठीक है, केंद्रीय सेवाएं। और इनमें अगर पहुंच गए आईएएस आईपीएस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में पहुंच गए, ये कैसी हो जाती है, ऑल इंडिया सर्विसेज हो जाती है। सेंट्रल वाले किसी प्रदेश में कार्य करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में कार्य। और बताओ तीनों सर्विसेज बताई थी, आर्टिकल 249 चल रहा था है ना, पन्ना पलट के तो पता नहीं देखे, कहाँ 5 पेज में पन्ना पलट के कैसे पता देने हैं, हां पन्ना पलट के पता नहीं देखे। हां इनको कैडर दे रहे हैं और सेंट्रल वालों को कैडर, इसको कहीं भी भेज सकते हैं, सेंट्रल वालों को ऑल इंडिया में कहीं भी घुमा सकते हैं, इनको एक कैडर मिल जाता है। ये तो ये हो गया। और कंट्रोल वगैरह का सिस्टम बताओ किस तरीके से इसमें कौन क्या कंट्रोल करता है। सर आईएएस पर केंद्र का कंट्रोल होता है, सेंटर पे ये सेंट्रल वालों पे देख लो एक बार आगे काम आने के बाद में जिस सर्विस में जा रहे हैं उसे सर्विस की नहीं पता है और बताया चुके हैं तब भी कि किस तरीके से सर्विसेज काम करती हैं। अपनी सर्विसेज के बारे में तो कम से कम जानना तो पता लगे। एक इंटरव्यू में पहुंच जाओ, मेंस निकाल लिया, प्री निकाल लिया, इंटरव्यू देने पहुंचे और यही पूछ लिया गया अच्छा बताओ इंडिया सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज अंतर क्या होता है, पता नहीं कैसे तक क्वालिटी पड़ती है और यही नहीं पता कि सेंट्रल सर्विसेज और इंडिया सर्विसेज का अंतर क्या होता है। तो तीनों सर्विसेज देख लो एक बार क्या होती है। ये हमारी होती है सेंट्रल सर्विसेज, दूसरी कौन सी हो जाएगी ऑल इंडिया सर्विसेज और तीसरी कौन सी हो जाएगी स्टेट सर्विसेज। 3 प्रकार की सर्विसेज होती है। इन तीनों प्रकार की सर्विसेज में अगर नियुक्ति की अगर बात करें तो इन तीनों में सेंट्रल सर्विसेज की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार। इनकी नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार के यूपीएससी के द्वारा। ऑल इंडिया सर्विसेज इसकी नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा। बहुत सी सेंट्रल सर्विसेज हमारे एसएससी के द्वारा भी की जाती है। तो हम यूपीएससी के माने तो यूपीएससी में इनके दोनों की नियुक्ति चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो चाहे सेंट्रल सर्विसेज हो, दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार ही करेगी। चाहे ये वाली नियुक्ति हो चाहे ये वाली नियुक्ति हो, एग्जाम आपको सेम ही देना है, ठीक है। रैंक थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई तो इस तरीके से सर्विसेज अलर्ट की जाती है। इन दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं, केंद्र सरकार करते हैं। स्टेट सर्विसेज की बात करें नियुक्ति कौन करेंगे, राज्य सरकार करते हैं, ठीक है। पीसीएस बन जाएंगे, यूपीपीएससी किसका आयोग है, उत्तर प्रदेश का आयोग है, तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्य सरकार करते हैं। दूसरी अगर बात करें
ट्रेनिंग की बात करें, इनको ट्रेनिंग कौन देती है? केंद्र सरकार। इनको ट्रेनिंग कौन देती है? केंद्र सरकार। इनको ट्रेनिंग कौन देती है? राज्य सरकार। ठीक, अगला अगर हम लोग बात करें कि तुरंत का कंट्रोल, तुरंत का कंट्रोल, तो तुरंत की कंट्रोल की बात करें तो सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारियों पर तुरंत का कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे मान लिया हमारा बरेली मंडल है और बरेली मंडल में कोई जीएसटी कमिश्नर है, ठीक है, जीएसटी कमिश्नर कहां से? आईआरएस अधिकारी है, ठीक, तो इन पर उत्तर प्रदेश में काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का बिल्कुल भी कंट्रोल इन पे नहीं होता। ये किसके कंट्रोल में काम? डायरेक्ट केंद्र सरकार के कंट्रोल में काम करेंगे और केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेंगे, इनका राज्य सरकार से एक पैसे का भी कोई लेन देन नहीं होगा। लेकिन अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो तुरंत कंट्रोल किसका होता है? राज्य सरकार का। राज्य, हाँ, कौन सा है? हाँ, वो केंद्र सरकार के, हाँ, केंद्र केडीएस, हाँ, वो केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के कंट्रोल में काम करते हैं और केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय लेने या वो एक आईपीएस होता है, नवोदय विद्यालय मोदी, और एक और था एक ईएमआरएस वाला, वो ये सब केंद्र सरकार की होती है। वो हम लोग मतलब हाँ इसी के तहत दे सकते हैं, लेकिन अभी लोग अगर यूपीएससी की परीक्षा की बात करें वो भी इसी के तरह काम करते हैं, ठीक है, जैसे ये लोग काम करते हैं इसी को काम करेंगे। तो सेंट्रल सर्विसेज में तुरंत का कंट्रोल किसका होगा? केंद्र सरकार का ही होगा। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज में तुरंत का कंट्रोल किसका होगा? राज्य सरकार का। मतलब ये है कि अगर बरेली के जो जीएसटी कमिश्नर हैं वो अगर किसी तरीके का कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो राज्य सरकार उसके मामले में कुछ नहीं करेगी। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। लेकिन अगर बरेली के डीएम साहब ज्यादा टीकवाज करेंगे, कुछ किया, ठीक, तो राज्य सरकार को क्या कर सकती है? सस्पेंड कर सकती है। कितना कर सकते हैं? हटाएगी नहीं नौकरी से, नौकरी नहीं हटा सकती, सस्पेंड कर सकती है। अब चाहे तो केंद्र सरकार करते हैं, ठीक, इस तरीके से स्टेट सर्विसेज की अगर बात करें तो इनका तुरंत का कंट्रोल किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। और अगर बात करें अंतिम कंट्रोल, अंतिम कंट्रोल की बात करें तो केंद्र सरकार का ही अंतिम कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल कर्मचारी पर। ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों पर भी अंतिम कंट्रोल किसका होता है? केंद्र सरकार का। और स्टेट सर्विसेज में किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। इनकी नियुक्ति के लिए स्थान की अगर बात करें कैडर की अगर बात करें तो सेंट्रल सर्विसेज वाले जो लोग होते हैं ऑल इंडिया में घूमते रहते हैं, कहीं पर भी इनको जो कार्य करने जाना होगा, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज के लोगों को एक स्टेट अलॉट कर दिया जाता है, एक स्टेट अलॉट कर दिया जाता है, उसी स्टेट में की पूरी सर्विस गुजर जाएगी। आप लोग अगर आईएएस मान लिया अपने सिलेक्ट हुए तो एक स्टेट मिल जाएगा, पूरी सर्विस उसी स्टेट में गुजर जाएगी। लेकिन आईआरएस अगर बन गए तो ऑल इंडिया घूमते रहोगे कि कहीं पता लगे जम्मू कश्मीर में बाद में भेज दिया कन्याकुमारी, ठीक है, सब जगह इसी तरह घूमते जाओ। ये क्या होता है? सेंट्रल सर्विसेज और ये ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एक स्टेट बनता है जिसको कहते हैं कैडर। सेंट्रल सर्विसेज वाले लोगों को पूरे भारत में कहीं भी इनको नौकरी मिल सकती है। राज्य सरकार कहाँ काम करेंगे? राज्य सरकार भी काम करेंगे। ये अंतर होता है, देखो अंतर एक आपको ये वाला अंतर ध्यान रखना है, दूसरा में ये वाला अंतर, बाकी कुछ चीज कर समझे। यानी कि सेंट्रल सर्विसेज की बात करें तो नियुक्ति कौन करेगी? केंद्र सरकार, ट्रेनिंग केंद्र सरकार, तुरंत का कंट्रोल केंद्र सरकार का और अंतिम कंट्रोल भी केंद्र सरकार का, लेकिन कैडर नहीं होता है, पूरे भारत में कार्य करेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, ट्रेनिंग केंद्र सरकार के द्वारा, तुरंत का कंट्रोल राज्य सरकार का, अंतिम कंट्रोल केंद्र सरकार का। एक स्टेट अलॉट कर दिया जाता है, उसी स्टेट में ये लोग कार्य करते हैं और राज्य स्टेट सर्विसेज तो स्टेट सर्विस को नहीं, ये पूरे सब कुछ कौन करते हैं? राज्य वाले ही करते हैं, राज्य के कंट्रोल में काम करते हैं, सस्पेंड भी कर देंगे और टर्मिनेट भी कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से सब कार्य कौन करते हैं? ये होता है तीन प्रकार की हमारे तीनों प्रकार की सर्विसेज आपको पता रखिए कि कौन सी सर्विस में क्या है। यहाँ पे तो हम लोग थोड़ा सा अनुभव देगा, जब लोग एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स में तो लोक सेवा ये पूरा टॉपिक ही है, बात पढ़ते नहीं पढ़ते हैं लोक सेवा, तो ये चीज आपको पता होगी, आप लोक सेवा के रिपोर्ट वगैरह क्वालिटी सब पढ़ते नहीं पढ़ते एथिक्स में, तो कहाँ पर सर्विस नहीं पता करता यही का है कौन से लोक सेवक तो कहेगा क्वालिटी भाई ये तो पता है कौन से वाले लोक सेवक है, खाली वो क्वालिटी पता करेंगे। क्या लिखिए आपने? हाँ, संसद के मंत्री उत्तरदायी होती है। अगर इनको सीबीसी के कार्य का दिखा देंगे, ठीक है, और सोमवार करवा देंगे। आज ये कार्य करते हैं, डेली डालो सीबीसी के कार्य और कार्य जो सोमवार को करते हैं। कितनी चीजें हमारी हो गई है, सीबीसी आपका बचा हुआ है, ये कार्य चीज में, इसके बाद आपका एक महिला आयोग आएगा, एक अल्पसंख्यक आयोग आएगा और ये दो आयोग में बचे हुए हैं। ये सोमवार को मेरे ख्याल से आधी क्लास हो जाएगी, आधी क्लास में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका पंचायती राज, सोमवार को ही आपको पंचायती राज